अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि एक तरफ ख़ुद ही हुकूमत ने आइनी तरमीम की, ख़ुद ही चीफ जस्टिस मुकर्रर की और उसके बाद उनके जो रिज़ल्ट्स थे लगता है कि वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए, जिसके बाद एक अजीब सी मायूसी उनके चेहरों पर नज़र आ रही है और एक मुहिम चलवाई गई है बाकायदा कि जो ख़ास तौर पर जो 2 सीनियर जजेस हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर तफसीली बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जी लंदन फाइनली पहुंच गए। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में अपनी जगह पर जाके वो ठहर गए हैं, लेकिन कल वहाँ पर उनका कैसा इस्तकबाल हुआ और इस सारी एपिसोड से नज़र क्या आ रहा है, क्या मियाँ साहब वापस आएंगे या वो हमेशा के लिए चले गए हैं, तो इस कहानी के ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जी एक और पीटीआई को कामयाबी मिली है फ़ौरन महाज से और वहाँ पर बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनकी तरफ से भी उनके जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनको एक ख़त लिखा गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और फिर कुछ जिक्र करेंगे इस बात का भी कि जो एक जुडिशल कमीशन अब बनना है। चलिए इसको तो हम वहीं पे जोड़ लेंगे, जो हम पहले बात करेंगे जुडिशरी के हवाले से और फिर आखिर में थोड़ी इस पे ज़रूर मैं बात करूँगी कि अक्सर ये बहुत ज़्यादा एक इल्ज़ाम या एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत से यूट्यूबर्स भी और इवन पीटीआई के लोग भी और ये सब पता नहीं कोई ख़ुद नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई हो, क्योंकि इससे तो यूट्यूब्स की दुकानें बंद हो जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं इससे मुतालिक। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं जुडिशल महाज पर। जी अहम हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है क्योंकि कल आपको पता है फुल कोर्ट इजलास भी बुला रखा है नए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने और इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आगे आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगी। अभी उन्होंने एक जो पहली इब्तदाई मीटिंग की है 3 रुकनी कमेटी की, उसके बाद उन्होंने कुछ बेंचेस भी तश्कील दिए हैं। उन बेंचेस की तश्कील भी बड़ी मज़ेदार है क्योंकि उन्होंने 2-2 रुकनी बेंचेस बनाए हैं, एक सिर्फ 3 रुकनी बेंच है और बड़ा उन्होंने मिक्स एंड मैच करके जो हैं वो बेंचेस बनाए हैं। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग है जी, वो काम अपना शुरू कर चुके हैं बाकायदा और ऐसा लग रहा है कि वो वेल प्लान्ड तरीके से चल रहे हैं। वेल प्लान्ड मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्हें पता है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या करना है, तो इस वजह से वो आते साथ ही जो उन्होंने अहकामात जारी किए उससे तासुर मिल रहा है। बहरहाल जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हुकूमत जो चाह रही थी क्या उसको मिल गया, ये एक अहम सवाल है क्योंकि बज़ाहिर 2 इसके बारे में थेरीज़ हैं जो सर्कुलेट कर रही हैं कि पहली थेरी तो ये है कि हुकूमत ये समझ रही थी कि जस्टिस याह्या आफरीदी खुद ही रिज़ाइन कर देंगे या मना कर देंगे और कहेंगे कि जी मैं तो अपने सीनियर जजेस का इस्तेहकाक मजरू नहीं कर सकता, लिहाजा मैं चीफ़ जस्टिसशिप नहीं एक्सेप्ट कर सकता। लेकिन उनकी ख्वाहिशात के बरक्स उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी और इस थेरी के साथ ही ये बात जुड़ी हुई है कि हुकूमत का ख्याल ये था कि हम आराम से तीनों जजेस से छुटकारा पालेंगे। याह्या आफरीदी साहब खुद ही इनकार कर देंगे चीफ़ जस्टिस बनने से, हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना देंगे चीफ जस्टिस और उसके बाद जो पहले ऊपर वाले 3 जजेस होंगे वो खुद ब खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे क्योंकि जी सुपरसीड हो चुके होंगे, तो लिहाजा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और वो खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक तो फिर हुकूमत के दोनों ही प्लान्स नाकाम हुए। एक तो ये कि जस्टिस याह्या आफरीदी ने चीफ जस्टिस बनना कबूल कर लिया, उसके ऊपर मैं तफसीली बात कर चुकी हूँ अपने पिछले व्लॉग्स में, आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने क्यों और कैसे किया। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो इनका दूसरा प्लान था कि जी जो लोग सुपर सीड हो जाएंगे वो तो ऑटोमेटिकली रिज़ाइन कर देंगे, वो भी नहीं हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह हों या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, दोनों ने ही रिज़ाइन नहीं किया बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी खिदमात बराबर जारी रखने का फ़ैसला किया और बज़ाहिर ऐसा लगा कि उन्होंने जस्टिस याह्या आफरीदी को फुल ताउन और सपोर्ट का इजहार भी किया। इसी वजह से जो दोबारा अब कमेटी बनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बेंचेस बनाने वाली कमेटी, तो उसमें तो वो दोबारा शामिल कर लिए गए हैं और दोनों की तरफ से उसके ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं आया। तो ये जो सारा गुडी गुडी कुछ हुआ है ये हुकूमत के लिए अलबत्ता काफ़ी फिशी फिशी हो गया है और हुकूमत अब परेशान हो रही है कि ये क्या चक्कर है। हम तो सोच रहे थे कि ये जजेस मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, ये तो ना सिर्फ मुस्ताफ़ी नहीं हुए बल्कि ये तो बाकायदा डट के सिस्टम का हिस्सा भी हैं और ये तो आगे हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब कहानी ये है कि इन्होंने पूरी एक कैंपेन शुरू कर दी है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत से सहाफ़ी भी इसमें शामिल हैं, सोशल मीडिया के जो नून लीग के लोग हैं वो भी शामिल हैं और ख़ुद
PMLN के भी जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और वो आकर बाकायदा अब ये बात कर रहे हैं कि देखें जी, अखलाकी तौर पर तो यही बनता था कि ये लोग ख़ुद ही मुस्ताफ़ी हो जाते, और मुख्तलिफ वो ममालिक का भी जिक्र करते हैं कि जी वहाँ पर भी ऐसे ही होता है, अगर कोई जूनियर बंदा जो है उसको जज बना दिया जाए तो सीनियर खुद ही शर्मिंदगी के मारे साइड पे हो जाता है। तो इस तरह की वो बातें जो है वो मुसलसल कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं बेसिकली इन जजेस को, थोड़ा सा दबाव में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आपके ऊपर बड़ा अखलाकी प्रेशर है। कुछ तो बाकायदा ताने मार रहे हैं कि जी इनमें अगर गैरत होती, ये होता, वो होता तो ये जी ख़ुद ही रिज़ाइन कर जाते। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आप यूँ कह लीजिए कि लकीर पीट रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इनका जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका, जो ये छुटकारा हासिल करना चाहते थे दोनों जजेस से वो पूरा नहीं हो सका। तो अब ये सिर्फ खाली खुली बेचारे मुंह से इस तरह की बातें ही कर सकते हैं, और तो इनके पास फ़िलहाल ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से ये सिर्फ एक दबाव बढ़ा के उन्हें इस्तीफ़े पे मजबूर कर रहे हैं। वरना अगर देखा जाए तो भाई आप अखलाकी तौर पर उन्हें मुस्ताफ़ी होने का जो कह रहे हैं वो लोग, सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि आपका अखलाकियात से ताल्लुक़ है ही क्या। मतलब वो लोग जो खुद पता है, उन्हें जानते बूझते कि वो हारे हुए लोग थे, और उन्होंने फॉर्म 47 जाली बनवा कर पार्लियामेंट में आने को तरजीह दी और आ गए, और उसके बाद पूरी इन्होंने जिस तरीके से ये जाली सी एक आइनी तरमीम लेकर आए, और जिस तरीके से बाकायदा बदनीयती से मबनी तरमीम के ज़रिए इन्होंने जो हकदार था उसको उसका हक नहीं दिया, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, ये सब आपने किया। ये सब क्या अखलाकियात में आता था? और अब आप दूसरों को अखलाकी मशवरे दे रहे हैं कि जी अखलाकी तौर पर आपको जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। भाई क्यों मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था? ताकि आपके प्लान्स कामयाब हो जाते, ताकि आपको जो ये खौफ है, ख़तरा है कि ये जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे तो ये आज़ाद जजेस हैं, ये आपके ख़िलाफ़ भी फ़ैसले कर सकते हैं, आपकी हिमायत में भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये टेंशन है कि ये आपके ख़िलाफ़ ना फ़ैसले करना शुरू हो जाए, क्योंकि ये कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई, तो अब आप उनको अखलाकी तौर पर अखलाकी जवाज़ पढ़ा रहे हैं, अखलाकियात की किताब पढ़ा रहे हैं। तो भाई पहले तो आप ये ख़ुद अखलाकी किताब पढ़ लें कि आपने ख़ुद क्या किया, आपका किरदार क्या है। ज़रा अपना भी आईना में चेहरा देखें और उसके बाद किसी को अखलाकियात की बात करें। लेकिन बहरहाल लुत्फ़ बड़ा आ रहा है उनकी ट्वीट्स पढ़ के, क्योंकि उसमें एक तकलीफ़ जो है वो नज़र आ रही है कि ओहो, जब आपकी एक पूरी प्लानिंग उस तरीके से कामयाब ना हो रही हो जिसके लिए आपने इतनी मेहनत भी की हो, इतनी रातें जागी हों, और उसके बाद इतना जायज़ नाजायज़ हर तरह का काम करके मुलामत भी समेटी हो, लानत भी ली हो, उसके बावजूद भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स आपको ना मिलें, तो ये काफ़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल होती है। और ये तकलीफ़ जो है वो बाकायदा ट्वीट्स में नज़र आ रही है। तो आने वाले दिन बड़े मज़ेदार होंगे। अच्छा है कि ये जजेस मुस्ताफ़ी ना हो, और बड़ा बेहतरीन इनका फ़ैसला है कि इन्होंने मुस्ताफ़ी ना होने का फ़ैसला किया, और उससे अब जो तकलीफ़ पहुँच रही है सारे मनसूबा साज़ों को वो देखने वाली है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। और मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी कि जब ये खबरें आती थी कि जी अगर ऐसा हुआ तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, तो मैं तब भी यही कहती थी कि बिल्कुल मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए, और हमारी खबरें भी यही थी कि वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। बहरहाल वो अपने जो उनके दायरा इख्तियार हैं उसमें रहते हुए रिएक्ट करेंगे, और ये बज़ाहिर उसी का एक रिएक्शन नज़र आता है। बाकी इसमें अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि आइनी बेंच जो बनता है वो क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा जो इन्हिसार है वो उस पर होगा। इसकी अगर आप तश्कील देखिए तो इसमें चीफ जस्टिस साहब ख़ुद जो हैं वो आइनी बेंच, जुडिशल कमीशन जो ये आइनी बेंच भी बनाएगा आगे, उसके सरबराह हैं चीफ जस्टिस साहब। और फिर दूसरे नंबर पे सरबराह आइनी बेंच इसमें शामिल होंगे, इसके अरकान की मैं बात कर रही हूँ। अब आप देखिए कि एक आइनी बेंच का सरबराह भी मुकर्रर ही नहीं हुआ, तो वो खुद जुडिशल कमीशन में कैसे हो सकता है? अब ये एक अजीब सा सवाल है, बिल्कुल इसी तरह का कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी पहले आई। यानी अब अगर आइनी बेंच का सरबराह इसमें बैठेगा तो उसी के लिए तो सिलेक्शन के लिए अगर जुडिशल कमीशन ने बैठना है तो फिर वो खुद कैसे बैठेगा, और अगर वो खुद नहीं बैठेगा तो फिर तो जुडिशल कमीशन के अरकान पूरे नहीं हो रहे। तो ये एक अबहाम है, ये एक सुकम है जो इस आइनी तरमीम में मौजूद है। बहरहाल आइनी बेंच के सरबराह भी इसमें होंगे, 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इसके मेंबर हैं, और लाइकली अब ये जाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन हो सकते हैं, जो कि टॉप 3 तो यही आते हैं। उसके बाद वज़ीर क़ानून इसके मेंबर हैं, अटॉर्नी जनरल इसके मेंबर हैं,
बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी इनका मेंबर होगा। इसके साथ साथ जो अब इन्होंने कॉम्पोजिशन में ऐड अप किया है वो ये कि 2 हुकूमती अरकान पार्लियामेंट और 2 अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ये भी इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना दिए गए हैं, जो इससे पहले नहीं थे। इसके साथ साथ स्पीकर की नामजद करदा एक अकलियती या फिर खातून रुकन, वो स्पीकर की चॉइस है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकती है। जो मैं इसमें जमा तफरीक करके देख रही थी तो बज़ाहिर मुझे तो ये नज़र आ रहा था कि इस वक्त अगर जुडिशल कमीशन के अरकान की आप चॉइस के हिसाब से बात करें तो ये तकरीबन जो नंबर है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि बराबर बराबर ही है। 13 रुकनी ये जुडिशल कमीशन है, जिसमें बज़ाहिर लग रहा है कि जो फैसला है जो भी हो आइनी बेंचेस से मुतालिक वो 7-6 की अक्सरियत से हो सकता है। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि एक मेंबर भी अगर इधर से उधर होता है तो जो काफ़ी आप कह लें कि कंपटीशन है वो क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस सारी जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है इसमें अब ये अबहम अपनी जगह बाकी है कि आइनी बेंच का सरबराह इसमें कैसे बैठेगा, जबकि उसी नहीं तो जुडिशल कमीशन नहीं तो उसको जो है वो नामजद करना था। ये अपनी जगह आप देखते हैं इसके ऊपर क्या हुकूमत जो है वो मज़ीद कोई गेम डालती है या क्या करती है। अच्छा, अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि जो PTI को एक अहम मिली है कामयाबी, वो ये है कि जी बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनकी तरफ से, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है 20 से ज़ायद हैं, जिनकी तरफ से एक ख़त लिखा गया है इनके फॉरेन सेक्रेटरी को, और उसमें उन्होंने ये डिमांड की है कि जो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं, जो उनका ट्रायल हुआ है, जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है जेल के अंदर, ये सही नहीं है, ये इंसानी बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने ये डिमांड की है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो PTI के वर्कर्स हैं उनके हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से जो रिहाई है उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, और उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की अगर सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो उसको ख़त्म किया जाए, उसका मुतालबा किया जाए। तो ये एक अगेन अचीवमेंट है। ये जुल्फ़ी बुखारी साहब इसमें काफ़ी पेश थे और उन्होंने आज ट्वीट करके बाकायदा इस लेटर की एक कॉपी भी जारी की है। तो आप कह सकते हैं अक्सर PTI के लोग तो उनको कह रहे हैं कि ये इमरान खान का चलता फिरता दफ्तर खारजा है, जितने वो मुतहरिक हैं बैरूनी फ्रंट पर। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से उन पर तनकीद भी होती है कि जी आप यही तो कहते थे कि हम कोई गुलाम है, फिर आप बाहर के लोगों से दबाव क्यों डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे तो ये पता चलता है कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं कि उनकी हिमायत आपको हासिल हो। तो बात इतनी सी है कि इमरान खान साहब इस पर कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि हम ये तो कभी भी नहीं कहते कि हमने उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखने, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी ये ना हो कि उनके कहने पे हुकूमतें ख़त्म हो रही हों, हुकूमतें आ रही हों। ये उनका एक मौक़िफ़ है। और दूसरा उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जब आपका अपना जो मुल्क है उसके अंदर आपकी अदालतें आज़ाद ना हों और आपके जो बुनियादी हुकूक हैं वो बिल्कुल सलब कर लिए जाएँ, सड़क पर आप एहतजाज नहीं कर सकते। एक और जो आपका ऑप्शन हो सकता है जिससे आप सिस्टम बदल दें वो इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन पूरे का पूरा ही अगर चोरी हो जाए तो इस सारी सूरत हाल में फिर कहाँ आवाज़ उठाने का जो है वो एक ऑप्शन रह जाता है। तो फिर बैरूनी महाज पर वो उन्होंने अपनी जाके आवाज़ें उठाई हैं और उसका उन्हें खातिर खा रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा है कि जहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं कि हाउसेस हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनके अंदर से ये आवाज़ें उठी हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, बरतानिया हो, तो हर जगह से ये कहीं पे करारदादें आई हैं, कहीं से लेटर्स जारी हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये आवाज़ें उठाई हैं कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो बहरहाल ये एक और इनकी अचीवमेंट है जुल्फ़ी बुखारी साहब की। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि एक नवाज़ शरीफ साहब का जो इस्तकबाल हुआ है इसके ऊपर भी बड़ी बातचीत हो रही है। नवाज़ शरीफ साहब जी पहुंचे हैं 1 साल के बाद तकरीबन वापस एवनफील्ड अपार्टमेंट, वो एवनफील्ड अपार्टमेंट जो कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे बन गए थे, कैसे नहीं बन गए थे, लेकिन बहरहाल वो उनके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जाते भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं और वहाँ जाकर ठहरते भी हैं और उसके बाद वहाँ जाकर पाकिस्तानी सियासत के हवाले से फ़ैसले भी करते हैं। तो सारी वहाँ पर पिछले साल भी एक्टिविटीज़ होती रही, हमने देखी। और अब 1 साल बाद दोबारा से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपने वतन वापस, मैं तो उनको उनका ही वतन कहूँगी क्योंकि कारोबार भी उनका वहीं है, बच्चे भी उनके दोनों बेटे वहीं पे हैं, और जहाँ पर इक़्तिदार उनका ख़त्म होता है या कोई मुश्किल वाक़यात पेश आते हैं
तो फौरी तौर पर वो दोबारा उधर ही चले जाते हैं। तो इसलिए यही कहा जा सकता है कि ऐसे लगता है कि आबाई वतन तो उनका जैसे वही हो। बहरहाल वो वतन वहाँ पे चले गए हैं जी, और वहाँ जाके जो उनका इस्तकबाल कल हुआ है वो बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ, क्योंकि पीटीआई के बड़ी तादाद में जो कारकुन थे वो वहाँ पर पहले से उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और जैसे ही नवाज शरीफ साहब वहाँ पर आए हैं तो बहुत शदीद किस्म की नारेबाजी हुई है और बहुत ज़्यादा उनको जो है लोगों ने घेरे में ले रखा था। जो उनकी गाड़ी थी उसको फिर उन्होंने, वहाँ की जो मकामी पुलिस है लंदन की, उन्होंने फिर सिक्योरिटी वगैरह का अरेंजमेंट कर रखा था ऑलरेडी। तो उससे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के जो मियाँ साहब हैं वो अपनी गाड़ी से निकल कर अपने अपार्टमेंट के अंदर जाने में कामयाब हुए। लेकिन इस सारे जो इस टाइम में अगर आप देखें तो वो साफ उनकी परेशानी अयां थी और बहुत ही उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा था। इस किस्म के हालात थे वहाँ पर के काफ़ी ज़्यादा नागवारी के असरात उनके चेहरे पे नज़र आ रहे थे। जो वहाँ की लंदन पुलिस थी उन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के बाकायदा उनके अपार्टमेंट से निकाला और उनसे दूर कर रहे थे। इस बात का ख़दशा था कि कहीं फ़िज़िकली ना कोई उनके ऊपर अटैक कर दे। बहरहाल वहाँ पर चूँकि कम अज़ कम इस हद तक तो आज़ादी है कि कोई बाहर आकर एहतजाज कर सकता है, कोई झंडा उठा सकता है, तो इसलिए वहाँ पर ये सब उनको फेस करना पड़ा। अगर पाकिस्तान में होते तो ज़ाहिर है फिर तो कोई पास भी नहीं आ सकता, फिर तो एक प्लांटेड किस्म की वीडियोस हम ज़रूर देख सकते हैं कि वो छली खा रहे हैं और कोई एक बंदा आता है आके तस्वीर बना लेता है। तो ये हमने एक दो वीडियोस ज़रूर उनकी देखी, लेकिन ये उनके लिए सोचने का मकाम है। मैं वैसे कोई इतनी ज़्यादा इस किस्म की तज़हीक आमेज़ चीज़ों की कभी भी हामी नहीं हूँ, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि आखिर ये नौबत ही क्यों आती है। ये भी तो सोचने की बात है कि आप लोग इस कदर काबिल नफ़रत क्यों हो गए हैं लोगों के लिए कि लोग आपको अपने मुल्क में या बैरून मुल्क भी इवन सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं, आपके लिए इतनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। आप 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, और आज भी आपका जो पूरा ख़ानदान है वो एक हुक्मरान ख़ानदान है। जिस तरीके से वो मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस वक्त भी बरसरे इक़्तिदार है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर सूरत हाल ये होनी चाहिए थी कि लोग आपसे प्यार करें, आपसे मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि लोग अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। तो ये एक मियाँ साहब की जो सियासत है ये कोई अच्छे अंदाज से इख्तिताम पजीर नहीं हो रही मेरे नज़दीक। तो उसकी वजह बज़ाहिर यही है कि जब आप उसूल से डेविएट करते हैं, आपने एक वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया और उसके बाद जिस तरह से आपने अपने सारे वोट, जाली वोट, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है आपने एक रुकने पार्लियामेंट बनना पसंद किया, एक ऐसी खातून से कि जो कैंसर पेशेंट थी, जो जेल में मौजूद थी, जो अपनी कैंपेन तक नहीं कर सकी थी, वो जीत चुकी थी और आप ये जानते हैं कि आप जीत चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उनकी जीती हुई नशिस्त को अपने नाम किया। ये कैसे आपके ज़मीर ने गवारा किया? तो क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ें लोगों को मालूम नहीं हैं? ये लोगों को सब मालूम है, और उसी चीज़ की जो एक नफ़रत है वो फिर हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर फिर नज़र आती है। तो ये किसी तौर आपके लिए मुनासिब नहीं था जो आपने अपने साथ किया, और उसका ये खमियाजा है जो आपको आज भुगतना पड़ा है। तो ये अफसोसनाक मनाजिर थे। बहरहाल कि हम ये देखते हैं कि लोग इस हद तक जो है वो, लेकिन लोगों की फ्रस्ट्रेशन का आप आलम देखें कि जब आप वोट के ज़रिए लोगों को नहीं रद्द कर सके, जब आप हर तरह की कोशिश के बावजूद एहतजाज नहीं कर सकते, तो फिर कहीं ना कहीं जहाँ उनका बस चलता है फिर वो वहाँ पर अपनी नफ़रत का इजहार करते हैं, और फिर वो जिस तरह भी इजहार करते हैं वो फिर उनका राइट होता है। तो ये एक जो चीज़ है बहरहाल इस तरह से हुई। अब बज़ाहिर मियाँ साहब जितने दिन भी लंदन में रहेंगे, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि उनको ये वाक़यात देखने पड़ेंगे। जब भी वो बाहर निकलते हैं बार बार ये इसी किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, तो ये चीज़ें उनकी वहाँ पे भी जान तो छोड़ने वाली नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्या मियाँ साहब वापस आएंगे, इसका बहुत हद तक इन्हिसार इस बात पर है कि अगले 2-3 महीनों में पाकिस्तान की सियासत में क्या होता है, क्योंकि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के केसेस, अगर मज़ीद 1-2 जो केसेस में उनका अब रह गया है, गिरफ्तारी उनकी रह गई है, अगर वो होती है या कुछ भी चीज़ें आगे जो हैं चेंजेस आती हैं, तो उस सूरत में अगर इमरान खान तो जेल से बाहर आते हैं तो फिर मियाँ साहब तो वापस लंदन से आते नज़र नहीं आ रहे, जो सीधी बात है। लेकिन अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर बदस्तूर रहते हैं और जो हुकूमत मज़ीद आगे 1-2 आइनी तरमीम करने जा रही है वो भी करने में कामयाब होती है, इमरान खान साहब को बिल्कुल कामयाबी के साथ जो उन्होंने उनका प्लान बनाया हुआ है कि मिलिट्री ट्रायल भी करवाया जाए और उनको बिल्कुल
खुड्डे लाइन लगा दिया जाए। तो अगर ऐसा कुछ करने में कामयाब होती है तो हो सकता है मियाँ साहब वापस भी आ जाएं, आके दोबारा भाग दौड़ भी कर लें। लेकिन जो हकीकत है वो ये इसके बरक्स ही नज़र आती है कि क्या इस तरह होने में कामयाब हो सकेगी हुकूमत। अदरवाइज़ अगर इमरान खान साहब की पार्टी या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नज़र आते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर मियाँ साहब की वापसी तो हमें जी मुश्किल नज़र आती है। वैसे तो इससे फ़र्क भी नहीं पड़ा कि वो यहाँ पर थे भी तो तब भी वो क्या कर रहे थे, उनकी क्या हैसियत थी खुद अपनी पार्टी में या अपनी हुकूमत में, कहीं वो हमें नज़र ही नहीं आए। सारा वक्त नथिया गली में बैठे रहे या बस छल्ली खाई या एक आध तंदूर पे रोटी लगते देख ली, और ये उनका हमें ओवरऑल एक किरदार नज़र आया अपनी पार्टी के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। तो बज़ाहिर इसमें तो उनका यहाँ पर होना या वहाँ पर होना एक जैसा ही था ना। वो एक सहाफ़ी को उन्होंने पूरे 1 साल में इंटरव्यू नहीं दिया, एक किसी जगह पर उन्होंने ऐसी खुली प्रेस टॉक नहीं की कि मुख्तलिफ सहाफ़ी उनसे कोई इस तरह से सवाल जवाब भी कर पाते। तो इस तरह की सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, कि उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को कि वो उनसे मुलाकात करते या उसको इंटरव्यू देते। बल्कि भारत के जो सहाफ़ी आए हुए थे अभी SCO कॉन्फ्रेंस में, उनके साथ उन्होंने मुलाकात कर ली, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों से वो मुलाकात नहीं कर सके, उनको किसी को वो फेस तक नहीं कर सके। तो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद ही पाकिस्तानी सियासत से अपने आप को लाताल्लुक़ कर लिया है और ख़ुद ही जैसे आप अपने आप में एक रिटायर्ड शख्स फील कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल इस तरह का एहसास जो है वो नज़र आ रहा है। अभी भी आईनी तरमीम वगैरह हुई, सब भाग दौड़ कर रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं, गुफ्तगुएँ हो रही हैं। आप देख लें कि वो इसमें उनका क्या किरदार था। महज वोट डालने के लिए वो सिर्फ आए और 2 अशार पढ़े और उसके बाद लंदन रवाना हो गए। तो ये मियाँ साहब क्या जो था वो पूरा 1 साल था जो उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में गुजारा, लेकिन हार्डली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो यहाँ पर थे या वहाँ पर थे, और अभी भी शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। हाँ, उन्हें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अब उन्हें शायद हर रोज़ वहाँ पर जो PTI के कारकुन हैं उनके नारे और ताने ये ज़रूर सुनने पड़ें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।